हेलो सीबीएसई क्लास 10th। तो जी आज की वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है ना। जिन जिन बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब बहुत मुश्किल लगता है ना, आज उन सभी बच्चों का डर निकलने वाला है इसी वीडियो के अंदर। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। यार आप में से काफी बच्चों को ना ये डर लगता है और समझ में भी नहीं आता कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। यार लास्ट डे एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले क्या करना है हमें। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहती है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपके शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। काफी बच्चों को शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने आते, तो चलिए हम बनाएंगे, मेरे साथ आप सभी बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। तो जल्दी से ले आइए अपने स्केच पेन्स और पेन्स और हम साथ मिलकर बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, सीबीएसई क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। और ये एक सिंगल पेज में मैं आपका पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की एक लाइन कवर हो जाएगी। इसके बाद ना आपको कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई रिकमेंडेड बुक्स, कुछ नहीं जरूरत। ये आपके लिए एक सिंगल पेज बहुत है बोर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल, सारे थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए एंड फुल मार्क्स लेने के लिए। तो चलिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और भी आगे आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ में मैं आपको बच्चों सिखाता भी चलूंगा, समझाता भी चलूंगा, ठीक है। तो सही, चलिए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। आई से आई डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट। इट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम COULOUMB भी लिखते हैं, दैट इज कूलम्ब, ओके। टाइम का ऐसा यूनिट आपने सेकेंड्स में लेना है और करंट यानी आई का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर्स, एम्पियर्स, ओके, जिसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो यानी 1 एम्पियर्स इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। ये सारे एसआई यूनिट्स में क्वांटिटीज लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। साथ ही हम यहाँ पे एक और चीज नोट बनाएंगे। देखिए साथ में आपने नोट्स बनाने हैं मेरे, तभी आपको समझ में आएगा शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पे थोड़े से यूनिट्स भी लिख लेते हैं, कन्वर्जन्स, बिकॉज ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। मिली एम्पियर्स इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 एम्पियर्स एंड माइक्रो एम्पियर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर्स। क्या बात समझ में आई? अब हमने करंट देख लिया, राइट। अब हम वोल्टेज देखेंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ओके। तो जो वर्क डन होता है उसका ऐसा यूनिट होता है जूल्स, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट्स, ठीक है। तो आई होप सो ये फॉर्मूला अब आपको करेक्टली समझ में आ गया। और ये क्या है आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको वर्क भी कहते हैं या समटाइम्स हम इसको एनर्जी भी कहते हैं। दोनों चीजें एक ही बात है। अगर आपसे पूछे एनर्जी तो वो यही है, वर्क डन इज ओनली एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है। कौन सी होती है? हीट एनर्जी होती है। क्या बात समझ में आई? अब हमने करंट पढ़ा, हमने वोल्टेज पढ़ा, अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, दैट इज कॉल्ड आर रेजिस्टेंस, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट ओहम्स लॉ। इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ तभी वैलिड है, एक कंडीशन आप साथ में लिख लीजिए, इट होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आपका ये टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी ये ओहम्स लॉ वैलिड है। क्या बात समझ में आई? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ना आपको बताने वाला हूं। ये जो V इक्वल टू IR होता है ना, ओहम्स लॉ, ये लगाते हम हर एक हर एक रेजिस्टर के लिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो इसके जो क्वांटिटीज हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। ये जो V होता है इट इज वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर, वोल्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर, ठीक है। और ये जो I है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ओहम्स लॉ ना हर रेजिस्टर के लिए लगा सकते हो, लेकिन जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के लिए ओहम्स लॉ लगाओगे तो उसके अंदर जो वोल्टेज लिखी जाएगी दैट इज एक्चुअली द वोल्टेज ऑफ दैट रेजिस्टर जिस पे आप लगा रहे हो ओहम्स लॉ। हर सेपरेट रेजिस्टर पे ओहम्स लॉ लगेगा, लग सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप काफी सारे कॉम्बिनेशंस दिए, आप उस कॉम्बिनेशन को कम कर दो, एक आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर आप उस पे लगा दो ओहम्स लॉ, तो ठीक है, फिर वो उस कॉम्बिनेशन की चीजें निकलेंगी। आप बात समझ में आ रही है? मान लो ये आपके पास एक क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी की वोल्टेज होनी चाहिए, इसी क्वांटिटी में से पास होता हुआ करंट चाहिए, इसी क्वांटिटी की हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर
रेजिस्टर। काफी बच्चे ना ये ओम्स लॉ लगाते हुए गलती करते हैं, यही गलती होती है कि वो वोल्टेज आप लगा रहे हो ठीक है, लेकिन वो उसी रेजिस्टर की होनी चाहिए, करंट भी उस रेजिस्टर में कितना फ्लो हो रहा है वो होना चाहिए, रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर की होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब इतनी रेजिस्टेंस की बातें हो रही हैं, तो अब रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, रो एल बाय ए, जहां पे एल इज व्हाट, एल का यूनिट होता है मीटर्स, इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज एरिया, एरिया ऑफ द वायर या जो भी आपके पास कंडक्टर है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ओके। और रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है क्या होता है, ओहम होता है, जिसे हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या क्वांटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वांटिटी इज, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं प्लीज लिखते जाइए, चलते जाइए, बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए, ओके। रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर्स। क्या बात समझ में आई? ये रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये तब तक बदलती नहीं जब तक कंडक्टर का मटेरियल नहीं बदलता। दैट मींस रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन द मेटीरियल ऑफ द कंडक्टर, मेटीरियल ऑफ द कंडक्टर। क्या बात समझ में आई? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मेटीरियल ऑफ द कंडक्टर। जब तक मेटीरियल सेम है तब तक रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टेंस कब बदलेगी? जब या तो रेजिस्टिविटी बदल जाए, या लेंथ बदल जाए, या एरिया बदल जाए। मैं वो भी आपको केस बताऊंगा आगे चल के, डोंट वरी, वॉच द फुल वीडियो। हाँ, एरिया का जनरली जो आपका कंडक्टर होता है वो सर्कुलर वायर की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आपको आई होप सो एरिया निकालना आता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर एंड? दिस इज पाई आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको रेडियस ना देके डायमीटर दिया है, तो पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लो। कैसे निकालोगे? डायमीटर का आधा होता है रेडियस, राइट। या फिर एक फॉर्मूला ये भी होता है डायमीटर की फॉर्म में, पाई डी स्क्वायर बाय 4, या तो आप ये वाला यूज कर लो फॉर्मूला, इट्स अप टू यू बेसिकली, ओके। अब साथ ही ओहम्स लॉ अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेजिस्टेंस वगैरह सब हमने पढ़ लिया, तो साथ ही हमें एक डायग्राम भी पढ़ना है, बेसिकली एक ग्राफ पढ़ना है। V वर्सेस I का ये जो ग्राफ होता है ना, इसकी ये जो स्लोप होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप। दिस इज कॉल्ड द स्लोप, दैट इट इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय I। स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस। तो यहाँ पे Y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? V है, वोल्टेज। X एक्सिस पे कौन सी? ये X है ना, ये Y है, दिस इज द X एक्सिस, और ये वाली Y है। तो यहाँ पे X एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? करंट। तो V बाई आई, चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस। कल को मान लो आपको कुछ क्वांटिटीज दी हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मार्किंग्स दी होती है ना, तो आपको मार्किंग्स दी होंगी, तो मान लो आपको ये वाली रीडिंग दी है, तो आप इजीली यहाँ से करंट पता लगा सकते हो, यहाँ से वोल्टेज पता लगा सकते हो, दोनों को डिवाइड करो ग्राफ से, आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब इधर आ जाओ रेजिस्टिविटी पे ना, कुछ हमें रेजिस्टेंस पे एक्चुअली हमें कुछ चीजें पढ़नी है। दो केसेस आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। पहला वाला केस है स्ट्रेचिंग का केस है, और दूसरे वाला केस है फोल्डिंग का। इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी आप ये पढ़ लोगे ना, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लोगे, आपको सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होगा वो भी इजीली, बहुत जल्दी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है, मान लो आपके पास एक ओरिजिनल वायर थी L लेंथ की, जिसका एरिया था A। जब आप स्ट्रेच करते हो ना कोई वायर को, यानी लेटर से आपने डबल कर दिया, खींच कर डबल कर दिया उसकी लेंथ को, तो क्या हो जाएगा? इसकी L न्यू, यानी न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल जितनी लेंथ थी ना उसका डबल हो जाएगी। पहले L थी, खींच दिया, उतना ही खींच दिया, तो मीटर्स में बढ़ गई ना, उतना ही मीटर्स बढ़ गई, तो यानी 2L उसकी लेंथ हो जाएगी, न्यू लेंथ। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं, जो ये नया एरिया हो जाएगा ना बच्चों, इट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल एरिया का आधा। बिकॉज सोचो, आपने एक वायर को ऐसे पतला खींच दिया, तो उसका जो गोले वाला एंड है, सर्कुलर एंड है, वो छोटा हो गया ना, तो डेफिनेटली एरिया कम हाफ हो गया बिल्कुल। अगर आपने ट्वाइस 2 टाइम्स खींचे, अगर 3 टाइम्स खींचोगे तो एरिया भी A बाय 3 हो जाएगा। 4 टाइम्स खींचोगे तो लेंथ 4L हो जाएगी, एरिया A बाय 4 हो जाएगा। बात समझ में? अब फोल्डिंग का केस क्या होता है, मान लो ये आपके पास वायर थी, आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब ध्यान से देखो, ये तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, A न्यू यानी नया एरिया क्या हो जाएगा? ट्वाइस द पुराना एरिया। और न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? आपने फोल्ड किया बीच में से वायर को, L बाय 2 हो जाएगी, यानी पुरानी जितनी लेंथ थी उसका आधा हो जाएगा। हाँ, इसमें तो फोल्डिंग में तो 2 ही फोल्ड्स लगेंगे। हाँ, स्ट्रेच आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर सकते हो, तो उस हिसाब से क्वांटिटीज बदल जाएंगी। फोल्डिंग का एक ही केस है, एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाती है। बात समझ में आई?
चलिए अब हमें नेक्स्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा, ठीक है जी। तो पैरेलल का तो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दे दूं, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, राइट। और यहाँ पे सीरीज में एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यूअस फैशन में सारे रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। मान लो इसकी रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है जी, इसकी भी रेजिस्टेंस है R1 R2। दोनों अलग अलग केस में अभी आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, इसके अंदर जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी इन दोनों रेजिस्टर्स में से सेम करंट पास हो रहा है। इसमें से भी आई करंट पास हो रहा है, इसमें से भी आई करंट पास हो रहा है। क्या बात समझ में आई? लेकिन पैरेलल में ना आई सेम नहीं रहता। इस रेजिस्टेंस में I1 मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेटर से इसमें से टोटल आई गया था, लेकिन वो डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आई? लेकिन पैरेलल में सेम रहता क्या है? वोल्टेज सेम रहती है बच्चों। R1 रेजिस्टर के अक्रॉस भी अगर V वोल्टेज है, तो R2 रेजिस्टर के अक्रॉस भी V वोल्टेज ही होगी, बदलेगी नहीं। तो मैं ये मेंशन कर देता हूं पॉइंट आपके लिए, यहाँ पे वोल्टेज इज सेम, ठीक है, यहाँ पे करंट इज सेम थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पे ना वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे V1 हो जाएगा वोल्टेज, यहाँ पे V2। ऑब्वियसली जो R1 होगा वो अपने हिसाब से वोल्टेज खींचेगा, जो R2 होगा वो अपने हिसाब से वोल्टेज खींचेगा सीरीज में। लेकिन पैरेलल में दोनों को सेम ही मिलती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे V टोटल यानी टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, ठीक है जी, बात समझ में आई। और यहाँ पे R टोटल यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों रेजिस्टेंसेस को आप ऐड कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी R1 प्लस R2। अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, तो आई टोटल कैसे आप निकालोगे? I1 प्लस I2। देखो पहले आई गया था इसके अंदर से, जैसे ही ब्रांचेस अलग अलग हुई, पहली ब्रांच में मान लो I1 करंट गया, दूसरी में I2 गया, फाइनली ये ब्रांचेस यहाँ पे जाके मिल गई। तो यहाँ पे जब मिली तो आई टोटल क्या, मतलब जो ओरिजिनली आई था वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, क्योंकि आई तो डिवाइड होता है ना I1 I2 में। बात समझ में आई? और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। वैसे पता है, आप दो रेजिस्टेंस अगर आपको गिवन हो ना, तो आप उसका फॉर्मूला भी एक बना सकते हो। अगर दो रेजिस्टेंसेस गिवन हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहे हैं बच्चे? इन हाउसेज, घरों में, हमारे डोमेस्टिक हाउसेज में हम कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं? सो द आंसर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड। व्हाई? पैरेलल में अभी मैंने आपको बताया, पैरेलल में ना रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, सीरीज में देखो रेजिस्टेंस का R टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 ऐड हो रही है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। वो तो अच्छी बात है ना, रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन, ऑपोजिशन जितना कम होगा उतना इजीली फ्रीली करंट फ्लो कर पाएगा। तो पैरेलल का तो एक ही एडवांटेज होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे आप सभी के लिए मेंशन कर देता हूं, एज ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। और साथ ही हमें ना फॉल्टी रेजिस्टर को फाइंड करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, इजी आइडेंटिफिकेशन। क्यों? अभी देखो, अब सीरीज में यदि आपने कोई ऐसे घर में लाइट लगाई जिसमें सारे बल्ब सीरीज में है, तो एक भी फ्यूज हो गया तो सारे में से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा ना, बिकॉज सीरीज है, एक सिंगल लाइन है, उसमें से एक भी कट हुआ तो सब में करंट नहीं जाएगा। तो हमें एक एक बल्ब को खोल के चेक करना पड़ेगा कि किस बल्ब में फॉल्ट है। लेकिन अगर पैरेलल की मैं बात करूं, पैरेलल में दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, यदि ये वाला बल्ब फ्यूज हुआ तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, इसमें से तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा जितना पहले जा रहा था, राइट। तो यहां पे ये तो जलती रहेगी, ये नहीं जलेगी, तो इजीली आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा पहली वाली ब्रांच में बल्ब फ्यूज हुआ है। लेकिन यहां पे तो इतना टाइम लग जाएगा, मान लो 100 बल्ब है तो 100 बल्ब को आप देखोगे, इसीलिए पैरेलल को हम प्रेफर करते हैं। तो वन रीजन इज ऑल्सो दैट, ठीक है। और एक और रीजन आप ये लिख सकते हो कि ऑल रेजिस्टर्स कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली एंड डिफरेंटली, ठीक है। जैसे कई रेजिस्टेंसेस होती हैं, उनको कम करंट की जरूरत होती है, कईयों को ज्यादा होती है ना। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो मान लो यहाँ पे ऐसा डिवाइस है जिसको ज्यादा करंट चाहिए, तो ऑब्वियसली इस वाली ब्रांच से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको कम करंट चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें से कम करंट फ्लो करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट इज पावर डिसिपेटेड। क्या बात समझ में आ रही है? पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू VI। तीन फॉर्मूलाज होते हैं, I स्क्वायर R भी होता है और एक होता है V स्क्वायर बाय R, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं है यार, आप ओहम्स लॉ डाल के देखिए जाओ, V इज इक्वल टू IR ना, यहाँ IR डालो I स्क्वायर R आ जाएगा, I को V बाय R कर दो ओहम्स लॉ से तो V स्क्वायर बाय R आ जाएगा। लेकिन आपको वैसे मुंह ज़बानी रट्टा होना चाहिए इन तीनों फॉर्म्स का,
दीज 3 फॉर्म्स यू शुड लर्न बाय हार्ट, ठीक है। अब इनमें से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और का जो मतलब बच्चों ने ध्यान से अगर बैक एक्सरसाइज की होगी तो मुझे बताना इस ऑब्जर्वेशन पे कौन सी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज, मान लो आपकी पावर चेंज हो रही है, आपकी वोल्टेज चेंज हो रही है, आपकी करंट चेंज हो रही है, इनमें से एक क्वांटिटी ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होगी। कौन सी? रेजिस्टेंस नेवर चेंजेस। जब तक की लेंथ ना बदल रही हो, जब तक की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बदल रहा हो, जब तक की रेजिस्टिविटी ना बदल रही हो, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। अगर वोल्टेज बदल लो, करंट बदल लो, पावर बदल लो किसी डिवाइस का, लेकिन रेजिस्टेंस उस डिवाइस की नहीं बदलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मान लो अब मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूं कि पहले ये डिवाइस इतनी वोल्टेज पे इतनी पावर डिसिपेट कर रहा था, मान लो वोल्टेज इतनी हो गई तो अब पावर क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते होते हो, उसके बाद आप पावर के इंटरचेंजेबली फॉर्मूलाज लगाते रहो। कोई भी 2 क्वांटिटीज आपको दी हुई है, या तो पावर करंट दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पावर वोल्टेज दिया ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आप ऐसे कर सकते हो चीजें। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आई हैड टू टेल यू, सो आई टोल्ड यू। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लो आपके पास यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है। ऑब्वियसली R1 रेजिस्टर की पावर P1 है, R2 की P2। मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पावर ऑफ द सर्किट, तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर पावर? ऐसा कुछ नहीं है, इजीली है। मान लो आपको पहले से पावर P1 P2 दिया ना, आप सिंपली इनको ऐड कर दो। P1 प्लस P2 इज द इफेक्टिव पावर ऑफ द सर्किट। इसको पावर ऑफ द सर्किट बोला जाएगा, ठीक है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। सिर्फ तभी मैंने बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हीट डिसिपेटेड। अब आप बोलोगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले मुझे बताया था हीट क्या है, हीट एनर्जी है ना। हीट एनर्जी का तो फॉर्मूला हमने पहले ही अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लिया है। वर्क और हीट एनर्जी मैंने अभी आपको बताया, दैट इज W। हाँ बिल्कुल सही बात है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला W ही है, और W का अभी हमने पढ़ा क्या है फॉर्म, W इज V इंटू क्यू। क्यू को इधर ले जाओ ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। हम एक और फॉर्म पढ़ रहे हैं इस फॉर्मूला की। अब V और Q को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, Q इज बेसिकली I इंटू T। इसको ऊपर ले जाओ तो कुछ नहीं है जी, यहाँ पे I लिख दो, यहाँ पे T लिख दो, तो वर्क डन इक्वल टू VIT। पता है ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली इसलिए दिया है बिकॉज कई बारी वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, अब इतना थोड़ी सोचोगे कौन सा फॉर्मूला, सीधा अब आप क्या ये निकालने लग जाओगे, वोल्टेज निकालोगे क्या, Q निकालोगे क्या, ये सब थोड़ी करोगे। आप सीधा ये करो, ये फॉर्मूला रट्टा करो, हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू VIT। अब इसका दूसरा फॉर्म भी होता है जिसमें हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। कुछ नहीं किया जी, मैंने V को ओहम्स लॉ में IR लिख दिया, उससे मेरे पास एक नया एक सेम ही फॉर्मूला है, इसकी फॉर्म बदल गई बस। इट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। VIT को नहीं कहते, I स्क्वायर RT, W इक्वल टू I स्क्वायर RT को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। रिमेंबर दैट। क्या बात समझ में आई? अब ये फॉर्मूला पे डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते, तो इसलिए ये यहाँ पे देख रहे हो आप, I स्क्वायर है, I स्क्वायर है, तो इसलिए आपको आप लिख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जैसे आपके फाइनली आपके पास आया आंसर I स्क्वायर इक्वल टू 9, तो व्हाट इज I इज रूट ऑफ 9, दैट इज 3। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स में कभी कभी फंसा सकते हैं वो लोग आपसे। एंड फाइनली द लास्ट कॉन्सेप्ट इज, जिससे आपका ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट इट इज इक्वल्स टू किलो वॉट आर। क्या बात समझ में आई? यूनिट के हिसाब से पैसा होता है। अगर आपने कॉस्ट निकालने वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो क्या बोलते हैं वो, 14 रुपीज पर यूनिट, यानी पर किलो वॉट आर। क्या बात समझ में आई? और इसमें से डायरेक्टली रिलेशन होता है, अगर आपको किलो वॉट आर को जूल्स में कन्वर्ट करना है, सो इट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। क्या बात समझ में आई? डायरेक्ट कन्वर्जन है। अब मेरी बात सुनो, हमने किलो वॉट आर निकाला कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, नॉट ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यहां पे किलोवाट है, तो ध्यान रखना यहाँ पे किलोवाट ही आना चाहिए, ऐसा यूनिट नहीं है। ये एक यूनिट है पावर का, जैसे ग्राम्स होते हैं, केजीज होता है, तो वो सब होता है ना, तो ऐसी वॉट, किलोवाट, यहाँ पे किलोवाट आ रहा है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में। साथ में आर आ रहा है,
ये क्या है? टाइम. दिस इज ऑल्सो नॉट ऐसा यूनिट ऑफ टाइम. ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. दिस इज आवर. ओके, आर घंटे. तो पावर इंटू टाइम, मान लो आपको पावर दी है, आपको टाइम दी है, तो आप पावर इंटू टाइम करो. उसे मान लो आपकी पावर वॉट में थी, आपका टाइम सेकंड में था, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास वॉट सेकंड में आंसर आएगा. अब इसको किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करें? वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे. बात समझ में आई? सेकेंड्स को हम आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3600 से डिवाइड करेंगे. सो वही थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं. आप ये करोगे तो आपके पास किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा. बट जनरली ना वो लोग किलोवाट और आवर में ही देते हैं टाइम को. बट यू सी अकॉर्डिंगली. आई विल प्रैक्टिस अ क्वेश्चन ऑन दिस चैनल, आप बाद में देख लेना. और किलोवाट आवर आ गया एक बारी तो आप बस, आपको यूनिट पता लग गया, एक यूनिट कितने पैसे का है या रुपीस का जो भी है, आप मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट आ जाएगी आपकी जितने भी टाइम के लिए दी है. ठीक है. कई बार कई क्वेश्चंस में ये जो घंटे होते हैं ना, इट इज लाइक 8 आवर पर डे एंड द डिवाइस इज ऑपरेटेड फॉर 30 डेज. तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो. अगर एक दिन में 8 घंटे काम किए तो 30 दिन में कितने घंटे काम करेगा? मल्टीप्लाई करोगे ना तो टोटल घंटे आपके पास आगे, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. बात समझ में आई? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर योरसेल्व्स. आपने ये पूरा फॉर्मूला शीट बना लिया. अब इस एक पेज में आपका पूरा चैप्टर है. कोई भी बच्चा अगर मुझे कह देना कि मैंने एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया एनसीईआरटी में से, तो मतलब कमाल ही हो जाएगी यार. ऐसा हो ही नहीं सकता. एनसीईआरटी के आप मैथ्स आप पढ़ लो एनसीईआरटी अगर आपको इतना डाउट हो रहा है. सब कुछ है इस सिंगल पेज के नोट में. आपने बस एग्जाम से एक दिन पहले ये गो थ्रू करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है. सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए. आपने मेरे साथ बनाया. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कंसिडर बेसिकली. एंड इसके बाद ना मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगा. सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज मैं इसी चैप्टर की करवाने वाला हूँ इस चैनल पे. बहुत थोड़े ना ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मुझे वो आपको करवाने हैं बिकॉज उनमें से क्वेश्चंस एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आएगा. पहली बात. और दूसरी बात, मैं 3-4 सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं जो बहुत डिफिकल्ट है और बोर्ड में आने के हाई चांसेस हैं. उसके बाद आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा. फिलहाल शॉर्ट नोट्स तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स.